प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आइए आपको आज लाल किताब के महत्वपूर्ण सूत्र बताते हैं, जिसके कारण लाल किताब उन घरों का भी रिजल्ट देने में सक्षम है जहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। मित्रों, आज की वीडियो में आप यह जान जाएंगे कि यदि किसी घर में कोई ग्रह भी नहीं बैठा हुआ है, या एक घर में एक ग्रह ऐसा बैठा हुआ है जो आपको फल नहीं दे रहा है, तो ऐसा किस कारण से होता है। ये ग्रह कुछ सोए हुए होते हैं। ये लाल किताब के अनुसार आप उन ग्रहों का पूरा फल लेने के लिए उनको जगाना पड़ता है, और जो घर खाली हो उसको भी आप जगाकर उसका भी फल ले सकते हैं। आइए मित्रों, शुरू करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के पहले घर के अंदर कोई ग्रह न हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी न पड़ रही हो, तो यह घर सोया हुआ माना जाता है। इसी प्रकार से यदि सातवें घर के अंदर भी कोई ग्रह ना हो और पहले में कोई ग्रह ना हो, तो सातवें घर में, मान लिया सातवें घर के अंदर कोई ग्रह है और पहले में कोई ग्रह ना हो, तो सातवें घर में बैठा हुआ ग्रह भी सोया हुआ माना जाता है। इसी प्रकार से 10वें घर के अंदर कोई ग्रह हो और चौथे घर के अंदर कोई ग्रह ना हो, तो 10वां घर भी सोया हुआ माना जाएगा। अर्थात 10वें घर के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ है वह अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। वह आपको उसके अच्छे बुरे जो भी परिणाम है नहीं दे पाएगा। आइए इस क्रम को बढ़ाते हुए पूरी कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं। इसी क्रम में यदि 9वें घर के अंदर कोई ग्रह हो और तीसरे और 5वें घर में कोई भी ग्रह ना हो, तो 9वां घर आपका सोया हुआ माना जाएगा। ऐसी प्रकार से छठे घर के अंदर कोई भी ग्रह हो और दूसरे और 12वें में कोई ग्रह ना हो, तो छठा घर भी आपका सोया हुआ माना जाएगा। इस सोए हुए माने का मतलब मैंने अभी भी समझाया है कि यह सोया हुआ घर आपको अच्छे बुरे किसी भी प्रकार से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यदि आपका घर सोया हुआ है, उसमें जो भी ग्रह बैठा हुआ है वह आपको उसके रिजल्ट नहीं दे पाएगा, इसलिए इसको सोया हुआ घर माना जाता है। इस प्रकार से अब 9वें और 11वें में ग्रह ना हो तो वह भी सोया हुआ माना जाएगा। मान लिया 5वें में ग्रह है और 9वें और 11वें में ग्रह ना हो, तो वह भी सोया हुआ माना जाएगा। और 12वें में ग्रह हो और 2, 6, 8 इनमें ग्रह ना हो, तो वह 12वां घर भी सोया हुआ माना जाएगा। इसी प्रकार चौथे घर में ग्रह हो और उस पर भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो वह भी सोया हुआ माना जाएगा। यदि दूसरे घर में ग्रह हो, अकेला हो और 6, 8 में ग्रह ना हो, तो वह भी सोया हुआ माना जाएगा। इसी प्रकार से यह घर सोए हुए रहते हैं। जैसे कि एक आदमी सो जाता है तो उसके पश्चात वह अपना खाना पीना किसी भी प्रकार से कोई वर्क नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से जब यह घर सो जाते हैं तो इनके अंदर बैठा हुआ ग्रह भी अपना रिजल्ट नहीं दे पाता है। यह लाल किताब का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अनुसार हम यह जानते हैं कि कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठकर सोया हुआ है, फिर हम उस घर को जगाते हैं। जब वह जाग जाता है तो हमें अपना पूर्ण रूप से फल उसका मिलता है। आइए, जब इसी प्रकार से जब यह घर सोए हुए होते हैं तो यह बातें केवल अकेले ग्रह के बैठने पर ही लागू होती हैं। आइए, माना चौथे घर के अंदर बृहस्पति है और 10वां घर खाली है। अब एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। चौथे घर के अंदर बृहस्पति है और 10वां घर खाली है, तो 10वें घर में बृहस्पति के मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र और मंगल जो बृहस्पति के मित्र हैं, इनको आप वहां पर स्थापित करेंगे, तब बृहस्पति जागृत होगा और अपना पूर्ण फल देगा। यदि अपोजिट साइड का खाना खाली है और वह दूसरे में सामने वाले में ग्रह बैठा हुआ है, तब तक वह अपना पूर्ण फल नहीं देगा जब तक आप उसके मित्र ग्रह को वहां स्थापित नहीं कर देते हैं। अर्थात यदि चौथे घर के हमें पूर्ण और सारे फल चाहिए तो हमें बृहस्पति के मित्र ग्रह 10वें घर में स्थापित करने पड़ेंगे। किंतु यदि 10वें घर में दुश्मन ग्रह बैठ गए, जैसे बृहस्पति हमने बताया चौथे घर में है और वहां पर शुक्र, शनि, राहु, केतु बैठ गए, तो चौथा घर अपने आप में बृहस्पति शुभ फल हमें नहीं दे पाएगा, वह भी अशुभ हो जाएगा और उसके सारे फल भी हमको खराब ही मिलेंगे। इसी प्रकार से मान लिया सूर्य 5वें घर में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है,
अच्छे घर में बैठा हुआ है और 9वें और 11वें घर में कोई भी मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह ना बैठे हों तो यह घर भी सोया हुआ ही माना जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह यदि 9वें और 11वें में ग्रह नहीं है तो वह भी सोया हुआ ही माना जाएगा। ये घर ही सोए हुए माने जाते हैं, तो इनमें बैठे हुए ग्रह भी सो जाते हैं, वह भी अपना रिजल्ट नहीं दे पाते। मैंने बार बार यही समझाने की कोशिश करी है आपको कि जब घर सोया हुआ है तो उसमें बैठा हुआ ग्रह भी सोया रहता है। जब तक कि हम उसको जगा नहीं लेते तब तक हम उसके पूर्ण रूप से रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वह कितना भी अच्छा घर है, ग्रह बैठा हुआ हो। ऐसे में यदि मान लिया छठे घर के अंदर ग्रह हो और दूसरे 12वें में कोई ग्रह नहीं है तो छठा घर भी यह सोया हुआ माना जाएगा। आइए कुछ सूत्र बताता हूँ इसी पर आधारित एग्जाम्पल के लिए। यदि घर खाली है और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो यह सोया हुआ माना जाता है। दूसरे, घर के सामने यानी कि कुंडली के जो खाने होते हैं उनको हम घर बोलते हैं। मान लिया दूसरे घर के सामने जो भी ग्रह बैठा हुआ है, दूसरे खाली घर के सामने जो भी ग्रह बैठा हुआ है वह भी सोया हुआ है। तीसरे घर के सामने दोनों घर खाली हैं तो वह भी दोनों ग्रह सोए हुए माने जाते हैं। जैसे पहला खाली और शुभ दृष्टि ना हो, 7वें में ग्रह हो तो 7वां भी सोया हुआ माना जाएगा और पहला भी सोया हुआ माना जाएगा। हमने अब विस्तृत रूप से जान लिया है कि कैसे घर सोते हैं और कैसे हमें सोए हुए घरों का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। आइए अब हम इन घरों को जगाने की विधि जानते हैं। कौन से उपाय हैं वह लाल किताब के जिसके द्वारा हम इन घरों को जगा सकते हैं, घरों में बैठे हुए ग्रहों को जगा सकते हैं। आइए सीरियल वाइज सुनिए। उपाय भी हैं यह और सूत्र भी हैं यह। यदि किसी भी व्यक्ति का पहला घर खाली है और सोया हुआ है तो उसे जगाना हो तो उस व्यक्ति को अपने गले में सोने या चांदी की चैन पहननी चाहिए या चैन में कोई भी नग धारण करे। इस प्रकार से अन्यथा उस पहले घर का हमें कोई फल नहीं मिलेगा। यदि हमें उसे जगाना है तो हमें सोने या चांदी की चैन पहननी है या चांदी की चैन में ही कोई सा भी एक नग आप गले में पहन सकते हैं तो आपका पहला घर जागृत हो जाएगा। आइए दूसरे घर की बात करते हैं। यदि दूसरे घर को जगाना है तो हमें 43 दिन लगातार दूध और चावल मंदिर में देना पड़ेगा, क्योंकि यह घर चंद्रमा का है और दूसरे घर को धर्मस्थान भी कहा गया है। तो इसलिए इसको जगाने के लिए हमें दूध और चावल मंदिर में देने पड़ेंगे, क्योंकि यह धर्मस्थान का घर है। उसके बाद यह घर जाग जाएगा और धन, बुद्धि, सुख, सुविधा, ससुराल सभी को ठीक करेगा। दूसरा घर स्वयं उस दिन जाग जाएगा जिस दिन उसकी शादी होगी और उसका ससुर उस व्यक्ति को आशीर्वाद देगा। आइए तीसरे घर के बारे में बताते हैं। यदि तीसरा घर खाली है और सोया हुआ है तो हम अपने हाथ की उंगली के अंदर उसके परम मित्र के नग की अंगूठी पहनते हैं। जैसे कि अर्थात 9वें व 11वें घर के अंदर, जैसे कि तीसरे घर के अंदर तीसरा घर खाली है और 9वें और 11वें में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं उसके परम मित्र की अंगूठी हम अपनी उंगली में धारण करेंगे, उसके नग की अंगूठी। यह अंगूठी पहनने से तब तीसरा घर जागृत होता है और तीसरे घर के जागृत होने से हमें 9वें और 11वें घर का भी शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। अगर 9वें और 11वें में राहु है, एक लाभ भी बता देता हूँ साथ साथ, महत्वपूर्ण सूत्र है, याद रखना। अगर किसी भी व्यक्ति का 9वें और 11वें में राहु हो तो जिंदगी में नीलम कभी नहीं धारण करना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण लॉ है, इसको नोट कर लेना, इसको अमल में रखना। अगर 9वें और 11वें में राहु हो तो जिंदगी में नीलम नहीं धारण करना है। माना सूर्य 11वें में है और तीसरा घर खाली है तो सूर्य के परम मित्र की हमें नग पहनना है। इसी प्रकार से शुक्र 11वें में है, बुध 9वें में है तो हम नीलम भी पहन सकते हैं। यानी कि शुक्र और बुध का दोस्त नीलम यानी उनका मित्र शनि, उसका ग्रह की अंगूठी भी पहन सकते हैं। अगर तीसरे घर के अंदर राहु हो और उसके साथ 2, 3, 4 ग्रह हों तो
वह 34 वर्ष की आयु तक स्वयं कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। वह मुश्किलों से गुजरता है, कष्टों से गुजरता है, किसी भी कार्य को ढंग से नहीं कर सकता है। लेकिन अगर राहु अकेला बैठा हुआ है तीसरे घर में, तो यहाँ पर राहु उच्च का माना जाता है और यह आदमी को अच्छे फल देगा, सब शुभ फल देगा, उसे बड़ा भी बनाएगा। किंतु इसका एक नियम है कि राहु तीसरे घर में अकेला बैठा हुआ है और उस व्यक्ति ने 34 वर्ष से पहले की उम्र में, यानी कि 34 वर्ष से पहले पहले 1 या 2 कोई भी नग अगर उसने धारण कर लिए तो उसके सारे कार्य मिट्टी में मिल जाएंगे। अर्थात वह जो भी काम करेगा किसी काम में सफलता नहीं हासिल होगी और उसको कष्ट ही कष्ट मिलेंगे। ऐसे इंसान को कभी भी भूलकर भी किसी प्रकार का कोई नग धारण नहीं करना चाहिए जब तक कि उसकी 34 वर्ष की आयु पूरी ना हो जाए। आइए चौथे घर की बात करते हैं। चौथे घर में वैसे तो बृहस्पति उच्च के हैं। यदि यह घर सोया हुआ है तो आप 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करें। इस चने की दाल को जल प्रवाह करने से चौथा घर जाग जाता है। आइए पांचवें घर की बात करते हैं। पांचवें घर को जगाना है तो यह सूर्य का घर है। अब साथ में यह बृहस्पति का भी है। तो इसमें हमें क्या करना है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को 43 दिन या संडे के दिन गुड़ के मुरमुरे के लड्डू खिलाएं या गेहूं से बने हुए लड्डू खिलाएं, जिसको गुड़पट्टी भी बोलते हैं, जो मुरमुरों की बनी रहती है, वह सरकारी स्कूल के बच्चों को हम खिलाएं। अगर हम रोज नहीं खिला सकते 43 दिन लगातार तो केवल संडे संडे खिलाएं। इससे हमारा पांचवा घर जागृत हो जाता है। छठा घर यदि खाली है और सोया हुआ है तो यह घर अपने आप में, छठे घर को तालाब और कुआं माना जाता है, यानी कि गहराई, जैसे कि एक जोहड़ भी छठे घर के अंदर ही आता है। अब हम जो वस्तु यहाँ डालेंगे वह वस्तु वापस नहीं आएगी, सिर्फ आवाज वापस आती है। जैसे कि यदि ईंट में कुआं, तालाब, जोहड़ के अंदर यदि हम उस घर से संबंधित वस्तु डाल देते हैं तो हम छठे घर को जगा सकते हैं। यह जागृत होगा। दोस्त के दोस्त की वस्तु डालनी है, यानी कि छठे घर से लिए हमने, जैसे कि आपको बताया था, दूसरा और 12वां, तो इनमें बैठे हुए ग्रह के दोस्त की वस्तु यदि हम डालते हैं तो छठा घर भी जागृत हो जाता है। सातवां घर को जगाने के लिए सबसे आसान उपाय है या तो शादी कर लो या व्यक्ति के संबंध बन जाएं, तो सातवां घर अपने आप जाग जाता है। अन्यथा यदि उपाय के रूप में लेना है तो घास वाली जमीन के अंदर हमें कोई भी चीज वह जबाती है जिससे यह घर जागता है। या गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय की सेवा जरूर ही करनी चाहिए। या 43 दिन तक साबुत सुरमा घास वाली जमीन में अगर हम दबा देते हैं तो इससे हमारा सातवां घर भी जागता है। बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे घर में कोई भी शुभ या अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, यदि शुक्र भी बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि उसके 8वां घर सोया हुआ है तो वह व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है। अर्थात उसको संतान उत्पत्ति में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो यदि 8वां घर खाली है और दूसरे घर में शुक्र बैठा हुआ है तो बृहस्पतिवार के दिन आपने शमशान घाट के अंदर जाकर पीपल का पेड़ लगाना है। कम से कम 8 बृहस्पतिवार यदि आप शमशान घाट के अंदर पीपल का पेड़ लगा देंगे तो जिस व्यक्ति के यह योग बना हुआ है और उसको संतान नहीं हो रही है, उसको संतान की प्राप्ति 100% होती है। यह एक आजमाया हुआ उपाय है, इसे कोई भी व्यक्ति परख कर और कर कर देख सकता है। और इसी में दूसरा योग यह है कि अगर बृहस्पति दूसरे घर में बैठा हुआ है और यह भी सोया हुआ है, आदमी को धन संपत्ति दौलत किसी प्रकार का कोई फल नहीं दे रहा है, तो उस व्यक्ति को उपाय के रूप में 8वें घर को जगाने के लिए 8 दिन लगातार तांबे का पैसा शमशान घाट में गिरा दे तो बृहस्पति अपनी अच्छे और शुभ रिजल्ट देना शुरू कर देगा। धन दौलत रुपया पैसा रिश्तेदारी हर प्रकार का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, ससुराल का सुख भी मिलेगा। अब 8वें घर के अंदर 3 ग्रह शुभ फल देते हैं। पहला बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों ही अच्छे हैं।
यदि 8वें में तीनों ये बैठे हैं तो यह शुभ फल देते हैं। यदि शनि बैठा हुआ है तो यह बुरा फल देता है। अकेला शनि बुरा फल नहीं देता, अकेला शनि फिर भी अच्छा है, लेकिन यदि इसके साथ साथ कुछ और ग्रह बैठे हुए हैं तो यह बुरा हो जाता है। अब 8वें घर को जगाने के लिए पीतल, तांबा, इन दोनों का सहारा हमें लेना पड़ता है, या मिट्टी का लोटा। मिट्टी के लोटे में देसी खांड भरकर उसको शमशान में दबा दें तो यह 8वां घर, जो कि मंगल का है, यह भी जागृत हो जाता है। आइए अब 9वें घर की बात कर लेते हैं। यदि 9वां घर सोया हुआ है और उसे हमको जगाना है तो इसके लिए, यह 9वां घर क्योंकि बृहस्पति का है और इसको जगाने के लिए 9वें घर में केतु उच्च का होता है, तो इसके लिए, इसको जगाने के लिए केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे की दोनों भवों के बीच में लगाएं, क्योंकि नाभि व माथा बृहस्पति का है और माथे की दोनों भवों के बीच में जैसे ही हम तिलक लगाते हैं तो यह हमारे बृहस्पति को जागृत कर अच्छा बना देता है और उच्च फल देना शुरू कर देता है। इसके लिए केसर का तिलक नाभि, जुबान और फिर हाथ धोकर माथे पर जरूर लगाएं। अब यदि 10वां घर सोया हुआ है तो उसको जगाने के लिए आदमी का कोई काम मान लिया नहीं बन रहा है। 10वां घर आदमी के काम से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, आदमी का कोई काम नहीं बन रहा है, यह घर सोया हुआ है। अब यह घर एक तरीके से शनि का भी है और मंगल का भी है। अगर हम लगातार 43 दिन 2 मुट्ठी सौंप सरकारी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो, किसी भी प्रकार की सरकारी बिल्डिंग हो, उसकी बिल्डिंग की कैंपस में यदि 2 मुट्ठी सौंप हम 43 दिन लगातार डाल देते हैं तो यह घर जाग जाता है। यदि आप उस बिल्डिंग में जाकर नहीं रख के आ सकते, नहीं डाल सकते, तो उस बिल्डिंग की छाया जहाँ तक जाती है, सरकारी बिल्डिंग की, आप उसकी छाया में भी जाकर 2 मुट्ठी सौंप 43 दिन यदि लगातार डाल देते हैं तो आपका यह 10वां घर जागृत हो जाता है। और 10वां घर के जागने से आपको आपके कार्य से संबंधित जो भी परिणाम नहीं मिल रहे हों वह अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, काम लग जाएगा और काम में तरक्की होगी। अब देखो सरकारी संस्थान में कैसे आते हैं, जैसे कि सरकारी पंपिंग स्टेशन हैं, कोई इंजीनियरिंग वर्क्स हैं, रेलवे के हैं, रेलवे स्टेशन हैं, या सरकारी भवन हैं। इनकी छाया में भी आप गड्ढा खोद कर दबा सकते हैं। जहाँ लोहे के कंस्ट्रक्शन के काम हो या जो सफाई करवाते हैं, ये भी सरकारी उसमें ही आते हैं, जैसे नगर पालिका आदि। लेकिन सरकारी स्कूल इसमें नहीं आते, यह जान लेना, क्योंकि सरकारी स्कूल का उपाय हमने पहले ही बता दिया है। अब यदि किसी व्यक्ति का 11वां घर सोया हुआ है, अब यह घर सोया हुआ है तो 11वां और दूसरा घर मंदिर जाने से जागते हैं। यदि 11वां घर सोया हुआ है तो आप मंदिर जाइए, आप वहाँ पर जाकर जो भी कार्य करेंगे वहाँ पर आपने बतासे चढ़ाने हैं, या मीठी, जिसको क्या बोलते हैं, गुलदाना या मीठा, ये इलायची दाना, ये चढ़ाइए। आप मंदिर जाइए, वहाँ पर आप जाकर अपने 11वें घर को जगा सकते हैं, या आपका घर में जहाँ भी पैसा रखने का स्थान है, या जिसको आप दुकान पे बैठते हैं, जो आपका गल्ला है, वहाँ आप उसकी वस्तुएं को स्थापित करें, तो इससे भी 11वां घर जागृत होता है। लेकिन इसकी एक चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि यह साउथ ईस्ट में ना हो, पश्चिमी दीवार में रख सकते हैं इसको, गल्ले को, पैसे को। अब यदि 12वां घर सोया हुआ है और यह जगाना है तो 12वां घर हमारे मकान की, घर की छत कहलाती है, क्योंकि इसमें केतु उच्च के होते हैं। तो घर की छत के ऊपर पीला या लाल रंग का तिकोना गोटा लगा हुआ झंडा लगाने से यह घर जाग जाता है। आप अपने घर के टॉप स्थान पर, ऊपर छत पर लाल या पीला तिकोना गोटा लगा हुआ झंडा लगाएं, इससे भी आपका 12वां घर जाग जाता है। या चने की दाल, अगर 12वें घर को, बृहस्पति को जगाना है तो चने की दाल अपना छत पर डालिए, उसको पक्षी खाएंगे तो आपका 12वां घर जागृत हो जाता है। विदेश का काम कोई नहीं बन रहा है, काम असफल हो रहा है, तो उसका काम भी बन जाता है। विदेश जाने के लिए भी आप चने की दाल छत पर डाल सकते हैं, जो पक्षी खा जाएं, उससे यह घर भी जग जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा। तो अगर ग्रह सोया हुआ है
तो उसके सामने वाले घर के अंदर जो भी ग्रह बैठा है, जो भी घर हो, उसके परम मित्र को आप वहाँ स्थापित कर दीजिए। और अगर घर सोया हुआ है तो जो भी वस्तुएं ऊपर बताई गई हैं उसको अपनाकर आप उस घर को जगा सकते हैं। तो मित्रों, यह लाल किताब के महत्वपूर्ण सूत्र थे, जिसमें घर सोया हुआ हो या ग्रह सोया हुआ हो तो इसके द्वारा हम उनको जगा सकते हैं और अपनी कुंडली के अच्छे बैठे हुए ग्रहों का शुभ और अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। जब भी बार बार घर खाली हो या सोया हुआ हो तो चने की दाल वाला उपाय जरूर करें। उसमें कोई ग्रह बैठा हो तो वह स्वयं ही, यदि उसमें कोई ग्रह बैठा हुआ हो और आप विदेश के जाने के लिए बहुत कोशिश कर चुके हैं तो आप चने की दाल डालकर देखिए, आपका यह घर स्वयं जाग जाएगा, आपको विदेश के चक्कर भी लग जाएंगे और आपके घर में खुशहाली भी आ जाएगी। तो इसलिए मित्रों, यह लाल किताब के अनुसार घर सोया हुआ और ग्रह सोए हुए की महत्वपूर्ण सूत्र थे जो मैंने आपको बताए। इसके द्वारा हम अपने घर को जगाकर, घर में बैठे हुए ग्रह को जगाकर हम उनका अच्छा और शुभ रिजल्ट ले सकते हैं। जो ग्रह शुभ बैठे हुए हैं उन्हें तो जरूर जगाना चाहिए ताकि हमें उनका अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक बातें लेकर आता रहूं और अपने आप को, आपका, मैं किसी भी प्रकार से किसी के भी भले में कुछ भी कर सकता हूं तो मैं अपने आप को धनी समझूंगा। मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।